देखिए अपन ने लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण अपन ने जान लिया था, लेंस मेकर फॉर्मूला अपन ने जान लिया था और उसकी भिन्न भिन्न स्थितियों का भी जिक्र अपन ने कर लिया था, किस स्थिति में फॉर्मूला किस रूप में होगा, किस स्थिति में किस रूप में होगा। अब अपन जान रहे हैं लेंस में आवर्धन, लेंस में आवर्धन मैग्निफिकेशन इन लेंस। देखिए आवर्धन वही जो अपन ने जैसे दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और उसकी बिंब की लंबाई का अनुपात दर्पण में आवर्धन कहलाता है। इसी प्रकार किसी लेंस के लिए लेंस के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और उसके बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस के लिए आवर्धन कहलाता है। यहाँ अपन आवर्धन में जिक्र करते हैं 12th स्टैंडर्ड तक, वो है रेखीय आवर्धन, अर्थात लंबाइयों का अनुपात, क्षेत्रफल के रूप में भी हो सकता है, आयतन के रूप में भी हो सकता है। तो देखिए लेंस में आवर्धन क्या हुआ, किसी लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई, या उसे अपन कह सकते हैं उसकी हाइट, किसी लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई वे बिंब की लंबाई का अनुपात, किसी लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई व बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस में रेखीय आवर्धन, लेंस में रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो ध्यान रहे लंबाइयों के अनुपात के रूप में जब आवर्धन लेते हैं तो वो होता है रेखीय आवर्धन। तो मैंने क्या कहा, किसी लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई व बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस में रेखीय आवर्धन कहलाता है। अतः रेखीय आवर्धन m इजिकल टू, फॉर्मूला आपके पास बन गया है प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन में बिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन में बिंब की लंबाई। मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई वो है h डैश और बिंब की है h। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि लेंस के लिए रेखीय आवर्धन स्मॉल m इजिकल टू फॉर्मूला हो गया है h डैश अपॉन में h। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है रेखीय आवर्धन के लिए। अब इसी रेखीय आवर्धन को अपन लेंस के लिए उसके लेंस से बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के रूप में भी व्युत्पन्न करेंगे और उसी रूप में इसे मॉडिफाइड भी करेंगे। देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या आया है, m इजिकल टू h डैश अपॉन में h। इक्वेशन नंबर 1 ये थी आपके पास। अब इस फॉर्मूले को अपन लेते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए समान होता है, किसी भी एक लेंस के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली अपन यहाँ जो डेरिवेशन करते हैं लेंस संबंधी वो उत्तल लेंस के लिए करते हैं। यहाँ दोनों की करके देख लेते हैं, आप देख लिए। यहाँ ले लेते हैं उत्तल लेंस के लिए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उत्तल लेंस के लिए। इधर बात कर लेते हैं अवतल
लेंस के लिए। अब देखिए लेंस से प्रतिबिंब निर्माण देखें पहले। ये मैंने कोई उत्तल लेंस ले लिया और मैंने बता रखा है आपको कि उत्तल लेंस से मतलब होगा द्विउत्तल लेंस, यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस का अपन इसमें उपयोग करेंगे। और 12th के स्टैंडर्ड तक जहां अपन देखते हैं वहां ये बात है लेंस से मतलब है पतला लेंस, अर्थात ये जो लेंस के ध्रुव होंगे P1 है, इधर P2 है, और ये जो इसका प्रकाशिक केंद्र होगा इनको एक ही बिंदु के रूप में माना जा सकता है क्योंकि लेंस को अपन अत्यंत पतला ले रहे हैं। देखिए यहाँ इसका फोकस F1 है, ये हो गया है 2F1। अगर मैंने किसी बिंब को यहाँ रखा हुआ है, बिंब का नाम है AB जो कि 2F1 से परे है, तो देखिए इससे पास होने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार ली जाएंगी। ये मैंने ले लिया है इसका प्रकाशिक केंद्र O। पहली प्रकाश की किरण तो आप इसके प्रकाशिक केंद्र O से गुजार दें जो कि बिना किसी परिवर्तन के इसमें से पास हो जाएगी, वो प्रकाश की किरण ये होगी, बिना किसी परिवर्तन के सीधी गुजर गई। ये चीज़ अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है बिना किसी परिवर्तन के वो उससे बाहर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है, तो उसके लिए आप इस प्रकार से लेंगे। यहाँ हो गया है आपके पास द्वितीय फोकस F2। ध्यान रहे आपने पढ़ रखा है कि जब बिंब को 2F1 से परे रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब निर्मित होता है वो F2 और 2F2 के मध्य बनता है, यानी कि यहाँ ये प्रतिबिंब की स्थिति ये आ गई है, ये प्रतिबिंब A डैश B डैश, और यहाँ आपने ले दिया है इसको 2F2। ये आपने यहाँ प्रतिबिंब बना लिया है, बिंब AB है और उसका प्रतिबिंब है आपके पास A डैश B डैश। यहाँ इससे अपन ने प्रतिबिंब निर्माण कर लिया। इसी प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण अपन इधर देखते हैं अवतल लेंस के लिए, दोनों को कंपेयर करते हुए देख रहे हैं। ये अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष ले ली, ये इसमें आपने प्रकाशिक केंद्र शो कर दिया है। देखिए अवतल लेंस के लिए यहाँ होता है ये F2 और फिर ये होगा 2F2 और इस तरफ होगा ये F1 और यहाँ होगा 2F1। अब इसमें देखिए स्थिति क्या और कैसे है। अगर कोई बिंब अगर लेंस से इस ओर अपन ने रखा हुआ है, किसी भी स्थिति में देख लें, अपन जानते हैं कि जो कोई प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण में इसमें गुजार देता हूँ इसके प्रकाशिक केंद्र से, जो कि बिना किसी परिवर्तन के जाएगी। कोई सी भी ले लो, बिंब को कहीं पर भी रख दें अपन, जैसे मान लिया मैंने ये कोई बिंब यहाँ रखा हुआ है, ये कोई बिंब मेरे पास AB है। ये अगर प्रकाश की एक किरण तो मैंने इसके प्रकाशिक केंद्र से बिना किसी परिवर्तन के इसमें से गुजार दी है, बिल्कुल यही स्थिति है। दूसरी प्रकाश की किरण में ले रहा हूँ इसके मुख्य अक्ष के समानांतर। जो प्रकाश की किरण अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरी है वो बिना किसी परिवर्तन के चली गई है, लेकिन जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, अपन ने इसकी प्रकृति पढ़ी हुई है कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, अर्थात उसे फैलाता है। तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर वाली किरण है, आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी डायरेक्शन ये होगी। लेकिन अगर आप इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश की किरण F2 से गुजरती हुई प्रतीत होगी इस तरह से। तो यहाँ ये हो गया है आपके पास F2 और यहाँ आपने लिख दिया है 2F2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये प्रकाश की किरण, ये भी अपवर्तित किरण हो गई, ये भी अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पर इसमें ये प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा A डैश B डैश, A डैश B डैश।
यहाँ अपने पास इसमें प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। इससे प्रतिबिंब सदैव छोटा और आभासी बनेगा, जबकि इससे अपन प्रतिबिंब वांछित प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अपन बातें कर रहे हैं आवर्धन की। तो देखिए बिंब की लंबाई मैंने ले ली है h, और यहाँ है प्रतिबिंब जिसकी लंबाई को ले लेते हैं आप h डैश। यहाँ चिन्ह परिपाटी का उपयोग अपन को करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि h मुख्य अक्ष के ऊपर है जबकि h डैश मुख्य अक्ष के नीचे है, अर्थात इसको अगर मैं धनात्मक लूँगा तो ये इसमें आएगा इसके साथ साथ ऋणात्मक चिन्ह। तो देखिए यहाँ ये अगर धनात्मक स्थिति में है तो ये लिखा जाएगा प्लस h, और यहाँ लिखा जाएगा माइनस h डैश। फिर इसके बाद लेंस से बिंब की दूरी, अगर आपने चिन्ह परिपाटी इसकी लंबाइयों के लिए उपयोग में ली है तो वही चिन्ह परिपाटी आपको लेंस से बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के लिए भी प्रयुक्त करनी होगी। बिंब AB की लेंस से जो दूरी है या जिसे अपन बिंब दूरी कहते हैं, मान लिया वो u है, तो देखिए प्रकाश की किरण इस दिशा में यूँ जा रही है जबकि अपन इसे मेज़र इस दिशा में कर रहे हैं। यानी ये जो दूरी आ रही है लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से बिंब की जो दूरी आ रही है वो आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में मापी जा रही है, अर्थात ये ऋणात्मक रूप में ली जाएगी। तो ये हो गई माइनस u। लेकिन अगर प्रतिबिंब दूरी अगर v देखें तो ये आपके पास आएगी धनात्मक। क्यों? क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापी जा रही है दूरी। यहाँ आपने ये दोनों ले दी है। ठीक ऐसा ही अपन उस चित्र में भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी कि ये भी प्लस में h होगा तो ये भी प्लस में h डैश होगा, ये भी प्लस में h होगा तो ये भी प्लस में h डैश होगा। इस डायग्राम को आप थोड़ा जूम में देखना ताकि बाद में कंप्लीट होने के बाद दिख जाए, क्योंकि यहाँ ये प्रतिबिंब छोटा हो रहा है, ताकि जूम के रूप में इसे आप देखेंगे तो आपको चित्र ज़्यादा अच्छा स्पष्ट दिखेगा। तो देखिए मैंने यहाँ h डैश ले लिया है, h ले लिया है, और यहाँ ले लिया है h डैश। फिर इसमें देखिए ये प्लस में आ रहे हैं। फिर देखें लेंस से बिंब की दूरी, ये लेंस से बिंब की दूरी मैंने u ले ली है, लेकिन ये आएगी ऋणात्मक चिन्ह के साथ क्योंकि प्रकाश किरण इस दिशा से जा रही है। फिर प्रतिबिंब की दूरी अगर आप देखते हैं, जो कि आपके पास प्रतिबिंब दूरी a डैश b डैश से o की जो दूरी है ये होगी माइनस v। ध्यान रहे चित्र में थोड़े छोटे हैं तो इनको आप जूम करके देखें तो आपको ये ज़्यादा स्पष्ट नज़र आएंगे। फिर अब एक एक के लिए डेरिवेशन देखें। पहले अपन उत्तल लेंस के लिए डेरिवेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ इस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि आवर्धन के लिए आपने फॉर्मूला जाना हुआ है m इजिकल टू h डैश अपॉन में h, m इजिकल टू h डैश अपॉन में h अपने पास फॉर्मूला आया हुआ है। यानी कि मुझे तो h डैश और h का अनुपात चाहिए। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ चित्र को आप देखें कि जो ट्राइंगल है ABO, फिर इधर ट्राइंगल A डैश B डैश O, दोनों ट्राइंगल समरूप हैं, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसी प्रकार से इस चित्र में भी देखें, ये जो त्रिभुज है ABO और A डैश B डैश O, ये भी समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज का नियम ये कहता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपन इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, जैसा आपने दर्पण में किया था। दर्पण के लिए आवर्धन, वहाँ पर भी समरूप त्रिभुज के नियम का उपयोग करते हुए अपन ने उस डेरिवेशन को पूरा किया था। तो देखें समरूप त्रिभुज ABO वे A डैश B डैश O से, इन दोनों त्रिभुजों से देखें तो समरूप त्रिभुज में जो अनुपात लेते हैं अपन लंब और आधार का अनुपात, क्योंकि लंब और आधार इन्हीं से अपन को काम है, यानी हाइट चाहिए और आपको u चाहिए। तो देखिए इसमें समरूप त्रिभुज ABO, इसका लंब क्या है, AB है। इसका आधार क्या है, आधार है OB, लंब है इसका AB, आधार है OB। ये बराबर होगा इस त्रिभुज के लंब बटे आधार के, यानी समरूप त्रिभुज के नियम से।
तो देखिए यहाँ अगर अपन लंब देखते हैं तो ये लंब आ जाता है ए डैश बी डैश, और यहाँ आधार आ जाता है ओ बी डैश। अब आप इनके मान इसमें रख दीजिए। अगर अपन इनके मान रखते हैं तो देखो चित्र के अनुसार जो ए बी है, ए बी का मान क्या आएगा आपके पास, प्लस में एच, धनात्मक रूप में आएगा क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है ये। ओ बी, ओ से बी तक लेंस से बिंब की दूरी ये आ गई है माइनस यू, इजिकल टू ए डैश बी डैश। तो देखो ए डैश बी डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे है तो ये होगी माइनस एच डैश। फिर इसके बाद अपन लेते हैं ओ बी डैश। तो देखिए ओ बी डैश प्लस में वी होगा, चिन्ह सहित अपन ने वैल्यू को ले लिया है। अब इसे आप हल करेंगे तो आप देखते हैं कि नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एच डैश यू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, वज्र गुणा अगर आप करते हैं तो माइनस एच डैश यू, तो ये हो गया एच डैश यू इजिकल टू एच वी, या इसे आप कह सकते हैं एच डैश अपॉन में एच इजिकल टू वी अपॉन में यू। ये आपके पास लेंस में आवर्धन का सूत्र आ गया है जो कि आपने निकाला है उत्तल लेंस के लिए। इसे इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं m इजिकल टू एच डैश अपॉन में h इजिकल टू वी अपॉन में u। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है उत्तल लेंस के लिए। ठीक इसी प्रकार फॉर्मूला आपके पास अवतल लेंस के लिए भी आएगा। तो देखिए इसमें भी समरूप त्रिभुज का नियम लगाते हैं। समरूप त्रिभुज ए बी ओ वे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से। यहाँ देखें लंब क्या होगा, लंब है इसका ए बी, आधार होगा ओ बी। फिर इस त्रिभुज के लिए देखें लंब है ए डैश बी डैश। इस चित्र को आप जूम करके देखें, क्योंकि जूम करके इस चित्र को आप देखेंगे तो ही आपको इसमें नज़र आएंगे, नहीं तो अक्सर छोटे दिखेंगे, स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। इसमें तो आपके लिए क्लियर रहेंगे क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है इसलिए, या फिर इस डेरिवेशन के बाद इस डायग्राम को एक बार फिर से वापस से बता देंगे। तो देखिएगा ए बी अपॉन में ओ बी इजिकल टू, अब आप देखते हैं ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश अपॉन में ओ बी डैश। अब आप इनकी वैल्यूज़ रखिए। तो आप वैल्यू रखते हैं तब देखिएगा ए बी यानी कि बिंब की हाइट जो कि होगी प्लस एच, ओ बी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ये होगी माइनस यू, इजिकल टू ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की हाइट ये भी है प्लस एच डैश, फिर है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी। तो यहाँ नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और वही इक्वेशन आपके पास आ गई है एच डैश अपॉन में एच इजिकल टू वी अपॉन में यू। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं लेंस में आवर्धन जो अवतल लेंस है उसके लिए भी एच डैश अपॉन में एच इजिकल टू वी अपॉन में यू, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ अपन क्या देखते हैं कि चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो, किसी भी एक लेंस के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन वरीयता अपन डेरिवेशनों में जो बुक्स वगैरह में दी होती है वो उत्तल लेंस के लिए होती है। तो यहाँ अपन ने क्या देखा कि लेंस में आवर्धन क्या बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे में लेंस से बिंब की दूरी। तो ये प्रतिबिंब की दूरी और ये हो गई है बिंब की दूरी। यानी अपन यूँ कह सकते हैं लेंस में जो आवर्धन का सूत्र है वो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के तुल्य होता है। तो अपन इसे इस तरह से वन वर्ड यूँ भी लिख सकते हैं,
कि आपके पास फॉर्मूला यो बना है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u। तो आप यूँ कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन में बिंब की लंबाई इज इक्वल टू लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अपॉन में लेंस से बिंब की दूरी। अगर इसे शब्दों में लिखना चाहें तो यूँ कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब की लंबाई वे बिंब की लंबाई का अनुपात, अतः प्रतिबिंब की लंबाई वे बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी वे लेंस से बिंब की दूरी, अतः प्रतिबिंब की लंबाई वे बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी वे लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के तुल्य होता है। ये अपने पास निष्कर्ष या उसका कंक्लूजन या रिजल्ट अपने पास आ गया है। देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं डेरिवेशन पे, कई बार जैसे कोई जानता है सर क्वेश्चन कैसे बने, ये चीज़ तो अपन ने पढ़ ली। तो क्वेश्चन दो ही चीज़ के बनते हैं। पहला जो आपके पास हेडिंग है, जैसे अपने पास इसमें हेडिंग क्या थी कि लेंस में आवर्धन, तो क्वेश्चन बन जाएगा लेंस में आवर्धन किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अथवा जो निष्कर्ष आपके पास आया है उसके लिए कह दिया जाए कि ये सिद्ध कीजिए। जैसे यहाँ निष्कर्ष आपके पास क्या आया है कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के तुल्य होता है। तो क्वेश्चन इस तरह बनाया जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के तुल्य होता है। इन दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर एक ही होगा। जो अपन को ये डेरिवेशन करनी है, बस उसको पूछने का तरीका अलग होगा। अब देखिए अवतल लेंस से जो अभी अपन ने प्रतिबिंब निर्माण किया था आवर्धन के लिए, उसको मैं बड़े डायग्राम के रूप में अब बना देता हूँ सिंगल बोर्ड के ऊपर, ताकि आपके लिए वो और एक्सप्लेन रहे। देखिएगा किस तरह से था। ये मेरे पास कोई मैंने अवतल लेंस लिया है। अब मैं इसका आकार बढ़ा ले रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये आपने इसकी कोई अक्ष ले ली है। यहाँ ये कोई एक बिंब रखा हुआ है। चलो इस बिंब को थोड़ा और पास कर देते हैं। ये बिंब, यहाँ कोई एक बिंब रखा हुआ है, इस बिंब का नाम है AB। ये अगर मैं बिंब AB को यहाँ लेता हूँ तो इससे प्रतिबिंब निर्माण कैसे हो रहा है वो देखिएगा। ये बिंब AB है। पहली प्रकाश की किरण तो आप लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के उसमें से पास हो जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण इस तरह से यहाँ इसमें से चली गई है।
दूसरी प्रकाश की किरण मैं ले रहा हूँ मुख्य अक्ष के समानांतर। आपको पता है जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो आप इसे इस तरह से देखो, वैसे ये इस प्रकार जाएगी अपवर्तित होकर के, क्योंकि लेंस अवतल है, यानी इस किरण को अपसरित करेगा। अगर मैं इसे पीछे की ओर बढ़ाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ये प्रकाश की किरण यहाँ इधर पीछे की ओर बढ़ाने पर, डेड डैश लाइन से अपन ले रहे हैं, तो यहाँ ये इसके F2 से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि प्रतिबिंब का जो निर्माण अपने पास हो रहा है वो यहाँ हो रहा है A डैश B डैश, अर्थात इससे जो प्रतिबिंब है वो सदैव आभासी और छोटा ही बनता है। इसीलिए इस चित्र को वापस से देखा है अपन ने। फिर देखिए इसको दर्शा रहे हैं, ये बिंब की ऊंचाई h है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को ले रहे हैं h डैश, फिर ये बिंब की दूरी को लिया गया था -u और प्रतिबिंब की दूरी को लिया गया था -v। फिर आपको इसमें क्या करना था, दोनों ही त्रिभुजों के लिए समरूप त्रिभुज का नियम लगा करके इसे प्रूफ करना था। और फिर उसके बाद आपके पास फॉर्मूला आ गया था m = h डैश अपॉन में h = v अपॉन में u, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के तुल्य हुआ। अब इसी डेरिवेशन को अपन आगे और कई रूपों में चेंज करते हैं। कौन कौन से रूप होंगे वो देखेगा। पहले अपन ने इसमें लेंस में आवर्धन को h डैश और h के रूप में लिया, v और u के रूप में ले लिया। अब अपन इसी को m का जो मान है f और u के रूप में, f और v के रूप में, इन दो रूपों में और लेते हैं। तो वो भी स्टेप अपन जान लें, क्योंकि वो डेरिवेशन अपनी बुक में दी हुई तो नहीं है राजस्थान बोर्ड की में, लेकिन अपन उसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस फॉर्मूले की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि कई आंकिक प्रश्न जो बुक में दिए हुए हैं वो उन्हीं फॉर्मूलों से इजीली हल होंगे। इसलिए अपन उस फॉर्मूले को भी डिराइव करके देख रहे हैं जो कि आंकिक प्रश्न को अपन को आसानी से हल करके दे दे। तो देखिए अपने पास एक जो फॉर्मूले आए थे, पहला फॉर्मूला ये था m = h डैश अपॉन में h = v अपॉन में u। ये लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला अभी अपन ने डिराइव कर लिया था, जो कि उत्तल लेंस व अवतल लेंस दोनों ही प्रकार के लेंसों के लिए सत्य था। अब अपन इस फॉर्मूले को दो रूपों में और चेंज कर रहे हैं। नंबर 1, फर्स्ट अपन ले लेते हैं इसे u व f के रूप में, जहां पर f लेंस की फोकस दूरी है। ध्यान रहे इस फॉर्मूले के अंदर f नहीं आ रहा है, इसलिए अगर आंकिक प्रश्न में आपको f दिया हुआ है और u दिया हुआ है और m ज्ञात करना है तो अपन इस फॉर्मूले का उपयोग कर नहीं सकते। उसके लिए पहले आपको u की सहायता से v का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर v के मान के साथ फिर f आए। इस तरह से स्टेप्स अपनी इसमें बड़ी हो जाती हैं, इसलिए अपन ऐसा फॉर्मूला रखेंगे जिससे कि 2 या 3 स्टेप के अंदर अपना न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए। तो पहले अपन ले रहे हैं इसे u व f के रूप में। तो देखिए u और f के रूप में अगर अपन इसे लेते हैं तो यहाँ अपन उपयोग करेंगे पहले पतले लेंस के लिए जो लेंस सूत्र था। मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ लेंस से हमेशा मतलब होगा अपना 12th स्टैंडर्ड तक पतला लेंस। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र ये था 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u = 1 अपॉन में f। लेंस सूत्र क्या है, 1 अपॉन में v, जिसको अपन ड्राइव कर चुके हैं, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u = 1 अपॉन में f। अब यहाँ मुझे संबंध चाहिए u और f के रूप में, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी u अपॉन में v, और मेरे को पता है कि v अपॉन में u m होता है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना आसान रहेगा। तो देखिएगा अगली स्टेप, उपरोक्त समीकरण को u से गुणा
करने पर अगर पूरी समीकरण को अपन u से गुणा करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी u अपॉन में v माइनस u अपॉन में u इज इक्वल टू u अपॉन में f, या इसी समीकरण को लिखा जा सकता है u अपॉन में v माइनस 1 इज इक्वल टू u अपॉन में f। फिर देखिए इसी में आगे की स्टेप्स, u अपॉन में v इज इक्वल टू, इसको इधर स्थानांतरित कर लीजिए तो ये स्टेप हो जाएगी 1 प्लस, माइनस का साइन है इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस 1 प्लस u अपॉन में f, या आप इसे कह सकते हैं u अपॉन में v इज इक्वल टू, f को आपने एलसीएम लिया हुआ है तो ये हो जाएगा f प्लस u। ध्यान रहे ये आपके पास वैल्यू आ रही है u अपॉन में v के रूप में, और आपको चाहिए ये v अपॉन में u के रूप में। यहाँ क्या आ रही है u अपॉन में v और चाहिए क्या v अपॉन में u, तो इसे इसका व्युत्क्रम कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो इसे आप यूँ कह सकते हैं v अपॉन में u इज इक्वल टू, v अपॉन में u इज इक्वल टू इक्वेशन हो गई है f अपॉन में f प्लस u, यानी कि फोकस दूरी के रूप में जो आवर्धन है उसका फॉर्मूला हो गया है m इज इक्वल टू f अपॉन में f प्लस u। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। ध्यान रहे इसको इक्वेशन नंबर जब अपन ने 2 लिया था तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास बन गई है 3rd। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो संबंध लिया है अपन ने नंबर 1 वो लिया है u और f के रूप में। अब आप लेते हैं नंबर 2, u के स्थान पर अब अपन इसमें ले देंगे v, यानी v और f के रूप में आवर्धन, v व f के रूप में। अगर v और f के रूप में अगर अपन देखें तो वही तरीका, लेंस सूत्र जो आपका पड़ा हुआ है उस लेंस सूत्र को अब की बार किससे गुणा करेंगे, पूरे को v से गुणा कर दीजिए, क्योंकि v अपॉन में u सीधा मान आ जाएगा आपके पास। इस तरह है लेंस सूत्र 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। यहाँ अपन को फॉर्मूले में पता है कि v प्रतिबिंब दूरी है, u बिंब दूरी है और f लेंस की फोकस दूरी है। वही तरीका उपरोक्त समीकरण को v से गुणा करने पर, अगर इस पूरी समीकरण को अपन v से गुणा करते हैं तो आपके पास ये स्टेप आएगी v अपॉन में v माइनस v अपॉन में u इज इक्वल टू v अपॉन में f। इसी समीकरण को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि v अपॉन में v इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1 माइनस v अपॉन में u इज इक्वल टू v अपॉन में f, या माइनस v अपॉन में u इज इक्वल टू v अपॉन में f माइनस 1। समीकरण के दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर दीजिए आप, ताकि ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ से हट जाए। तो ये स्टेप लिखी जाएगी v अपॉन में u इज इक्वल टू, माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का और प्लस हो जाएगा माइनस का। अब आप इसे हल कीजिएगा तो v अपॉन में u इज इक्वल टू f, आपके पास एलसीएम आ गया है तो ये इक्वेशन हो गई है f माइनस v, यानी कि एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया है m इज इक्वल टू, क्योंकि v अपॉन में u तो क्या है m है, तो m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f। ये लेंस में आवर्धन का एक दूसरी अलग समीकरण एक और आ गई है। तो देखिए लेंस में आवर्धन के जो सूत्र आपने देखे हैं वो सूत्र क्या क्या हैं। एक सूत्र है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u, फिर इज इक्वल टू f अपॉन में f प्लस u, फिर m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f। यानी पूरे फॉर्मूले को अपन एक साथ अगर लिखना चाहें
तो इस तरह आप इसे याद रखें न्यूमेरिकल्स के लिए कि m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u इज इक्वल टू f अपॉन में f प्लस u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f। पूरी एक इस इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे जिस पर कि आंकिक प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में अपनी बुक में जो दिए हुए हैं उसे अपन सोल्व कर सकें। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। तो देखिए अपन ने क्या क्या जाना। लेंस में आवर्धन अपन पढ़ रहे थे। लेंस में आवर्धन के सूत्र को उत्तल और अवतल दोनों के रूप में निकाला है अपन ने। किसी भी एक लेंस के लिए निकालो वो फॉर्मूला दूसरे लेंस के लिए भी मान्य है, लेकिन आपने दोनों को कंपेयर करते हुए निकाल लिया है। उस फॉर्मूले से अपन ने m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u प्रूफ कर लिया। फिर इसी आवर्धन के सूत्र को अपन ने इसको f के साथ भी लिया है। एक बार तो लिया है f और u में संबंध के साथ, एक बार लिया है f और v में संबंध के बाद। अब इसके बाद अपन अब इसमें जानते हैं लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति क्या है? लेंस की शक्ति के बाद है लेंसों का संयोजन। उसके पश्चात फिर इसमें अपन इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहले लेंस की शक्ति और जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन फिर एक साथ अपन करेंगे इन दोनों तीनों टॉपिकों के। लेंस में आवर्धन पहला पॉइंट, फिर उसके बाद लेंस की शक्ति, और फिर उसके पश्चात है लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इनके आंकिक प्रश्नों को इसके बाद फिर अपन सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट कंटेंट जो अपन जान रहे हैं इसका वो है लेंस की शक्ति। पावर ऑफ लेंस। लेंस की शक्ति या पावर ऑफ लेंस, या कह सकते हैं लेंस की सामर्थ्य। लेंस की सामर्थ्य कह दें या लेंस की शक्ति कह दें। लेंस की सामर्थ्य होती क्या है? आपने दो प्रकार के लेंस जाने थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। दोनों लेंसों की अपनी अपनी प्रकृति थी। उत्तल लेंस की प्रकृति थी कि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है, यानी इसकी प्रकृति थी अभिसारित करना, कन्वर्जेंट नेचर थी। फिर दूसरा जो लेंस था अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, उसकी प्रकृति थी प्रकाश किरणों को फैलाना, यानी कि अपसरित करना, या यूँ कह सकते हैं डाइवर्जेंट नेचर थी उसकी। तो इस नेचर के गुण को, या यूँ कह सकते हैं कि लेंस प्रकाश किरणों को कितना अभिसरित करता है या कितना अपसरित करता है, लेंस के इस क्षमता को या इस गुण को ही लेंस की शक्ति कहते हैं। यानी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने अर्थात उसको अभिसरित या अपसरित करने की जो सामर्थ्य है या जो क्षमता है, उसको ही लेंस की शक्ति कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा अपन क्या दे सकते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने, यानी आप इसे कह देंगे अभिसरित या अपसरित करने, या लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने यानी अभिसरित या अपसरित करने की सामर्थ्य को ही लेंस की शक्ति कहते हैं। ये अपन ने लेंस की शक्ति को परिभाषित कर दिया है कि इस सामर्थ्य को ही लेंस की शक्ति कहते हैं। अब लेंस की शक्ति को अपन डेरिवेशन या फॉर्म में, या यूँ कह सकते हैं फॉर्मूले के रूप में लें, तो इसको गणितीय भाषा में ये कह सकते हैं
कि इस प्रकाश की किरण को लेंस ने कितना मोड़ दिया, यानी उसके अपने पथ से कितना उसका विचलन हो गया, उस विचलन कोण की जो स्पर्श ज्या होगी, उस स्पर्श ज्या को ही लेंस की शक्ति के रूप में अपन इसे व्यक्त करेंगे। यानी जो इसका विचलन कोण होगा, अपने पथ से प्रकाश कितना मुड़ गया है, उसकी स्पर्श ज्या से मतलब है टेंजेंट। देखो ज्या से मतलब है साइन, कोस का मीन्स होता है कोस ज्या और स्पर्श ज्या का मतलब होता है टेन। तो देखिए वो कैसे हैं, ये आपके पास ये उत्तल लेंस है। देखो मैंने लेंस मोटा ज़रूर बनाया है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि ये लेंस कैसा है, पतला, क्योंकि पतले लेंस के लिए ही अपन डेरिवेशन कर रहे हैं सारी। मोटा लेंस होगा तो उसकी मोटाई भी फॉर्मूले में इंक्लूड हो जाएगी। ये इसका ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। देखिए कोई प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर यूं आ रही है। अगर ये लेंस नहीं होता, यानी कि इस प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता, या यूँ कह सकते हैं कोई अन्य दूसरा माध्यम नहीं होता, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी। ये प्रकाश को एक सरल रेखा के अनुदिश गमन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपने क्या किया, इसके मार्ग के अंदर यह एक लेंस रख दिया, अर्थात उसके लिए माध्यम परिवर्तित हो गया। माध्यम परिवर्तित हो गया तो विरल से सघन माध्यम आ गया। यहाँ यूँ कह सकते हैं कि अब प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाएगी, और ये लेंस उत्तल लेंस है, तो ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष से समानांतर आती है उसको कहाँ से पास कराएगा, इसके फोकस से, जिसे कि आप इसके द्वितीय फोकस कहेंगे इस ओर, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर वाली किरण द्वितीय फोकस से होकर पास होती है। तो इस प्रकाश की किरण को लेंस ने कितना मोड़ दिया वो देखिए। जाना इस प्रकाश की किरण को ऐसे चाहिए था, लेकिन लेंस की वजह से ये प्रकाश की किरण इस दिशा में आ गई, तो इन दोनों के मध्य ये जो विचलन कोण बनेगा, जिसे कि आप डेल या डेल्टा से दर्शा देते हैं, ये जो डेल हो गया है यही इसके लिए विचलन कोण हो गया है। फिर आप चित्र को अगर देखें तो देखें ये कोण जो डेल है, तो ये कोण भी इसका डेल ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण देखें आप आकृति को, ये जेड की जैसी आकृति बन रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे और ये, यानी जेड जैसी आकृति बन रही है, अर्थात ये दोनों एकांतर कोण हैं, और एकांतर कोण के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर देखें प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी फोकस दूरी f। वैसे ये फोकस दूरी f2 होगी, लेकिन अपन क्या लेके चल रहे हैं कि ऐसा लेंस लेते हैं जिसके दोनों भागों की वक्रताएं समान हो। तो ऐसी स्थिति में इस तरफ f1 हो या इस तरफ f2 हो, दोनों का मान क्या होता है, समान, और उसे अपन केवल f से लिख रहे हैं। तो देखिए ये जो फोकस दूरी f हो गई है, और ये जो ऊंचाई है इसको अगर अपन ले लेते हैं h, ये अपने पास ऊंचाई h हो गई है। यानी कि मुख्य अक्ष से कितनी दूरी पर, h दूरी पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष से h दूरी पर कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर। तो देखिए मैंने पहले जो परिभाषा लिखी थी वो ये थी, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो सामर्थ्य है उसको ही लेंस की शक्ति कहते हैं। फिर इसमें ये लिख देते हैं, इसे विचलन कोण की स्पर्शज्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे विचलन कोण की स्पर्शज्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात लेंस की शक्ति P इजिकल टू, अर्थात लेंस की शक्ति P इजिकल टू क्या हो जाएगा, विचलन कोण क्या है, डेल, इसकी स्पर्शज्या, स्पर्शज्या मीन्स टेन, तो P इजिकल टू ये हो गया है टेन डेल, यानी कोण थीटा की जगह कोण क्या बन जाएगा, डेल आ जाएगा। तो शक्ति P इजिकल टू हो गया है टेन डेल। फिर देखिए इसे अपन आगे और लिख सकते हैं, P इजिकल टू टेन डेल इजिकल टू, टेन का मीन्स क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं
जैसे ये ट्राइंगल है, तो यहाँ इस ट्राइंगल में आप क्या देखते हैं, ओ, इसको मैं अगर ए नाम दे दूँ इस बिंदु को, ओ ए एफ, या यूँ कह दो आप इसे AOF2, AOF2, ये कोई ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में मुझे किसका मान निकालना है, tan डेल का। tan डेल का मीन्स लंब बटे आधार। तो देखो लंब क्या है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है, यानी कि AO, लंब क्या हो गया है मेरे पास, AO। फिर मैं बात करूं इसके आधार की, तो आधार क्या हो गया, OF2, ये हो गया है OF2। फिर इसी को आप आगे देखें तो ये आपके पास क्या बन जाता है, AO का मान किसके इक्वल है, H के। OF2 ये मान है F, यानी कि लेंस की शक्ति P इजिकल टू tan डेल इजिकल टू H अपॉन में F। ये आपके पास लेंस की शक्ति का फॉर्मूला आ गया है। P इजिकल टू tan डेल इजिकल टू H अपॉन में F। देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वन वर्ड एक क्वेश्चन बनता है। आप खूब पहले शायद 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, या जिसे अपन प्रति मीटर भी कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ विमा की बात की जाए कि लेंस की शक्ति की विमा क्या होगी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छा मजा आता है कि लेंस की शक्ति की विमा जो मात्रक याद है कि वो डायोप्टर कहते हैं, उसका मान प्रति मीटर होता है, तो स्टूडेंट उसकी विमा क्या बना देगा, L-1 के रूप में ले देगा, क्योंकि वो तो प्रति मीटर देख रहा है उसे। तो एक ऑप्शन में L-1 ऑप्शन तो मिलेगा ही, साथ में आपको एक शक्ति की विमा भी मिल जाएगी, M1 L2 T-3, वो भी विमा मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे ये P क्या है, tan डेल, और आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो विमाहीन होते हैं, अर्थात इसकी कोई विमा नहीं होगी। और यहाँ से भी अगर आप विमा निकालना चाहें तो भी ये विमाहीन होगी, क्योंकि ऊंचाई की विमा होगी L1, फोकस दूरी ये भी एक प्रकार की दूरी है, इसकी विमा होगी L1, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और विमा क्या बन जाएगी, N0 L0 T0। यानी कि लेंस की जो शक्ति है वो विमाहीन राशि है, लेकिन ध्यान रहे मात्रकहीन नहीं है। जैसे कोण, एंगल विमाहीन राशि है, उसकी कोई विमा नहीं होती, चाप बटे त्रिज्या, लेकिन उसका मात्रक है डिग्री, रेडियन। इसी प्रकार से इसका भी मात्रक है, लेकिन ये राशि विमाहीन नहीं है। तो अब देखो इसी फॉर्मूले को आगे अपन और अपने अनुकूल बढ़ाते हैं। अगर ये कोण बहुत अल्प हो, कोण अगर अल्प हो तो आप जानते हैं जब कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा लगभग थीटा बन जाता है, टेन थीटा भी लगभग थीटा बन जाता है, और कोस थीटा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है यदि डेल अल्प हो तो, यानी कि विचलन कोण बहुत ही कम हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये फॉर्मूला हो जाएगा P इजिकल टू tan डेल को आप केवल डेल कह देंगे और ये हो जाएगा H अपॉन में F। इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि जब कोण अल्प होता है तो tan थीटा किसके इक्वल लिखा जाता है, थीटा के, तो यहाँ पर भी tan डेल किसके इक्वल रह जाएगा, डेल के। अब यहाँ से फिर अपन लेंस की शक्ति की एक परिभाषा और ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं वो देखिएगा। यदि H इजिकल टू 1 मीटर हो तो, यानी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो मुख्य अक्ष से इकाई दूरी पर हो, मुख्य अक्ष से इकाई दूरी पर हो, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा P इजिकल टू 1 अपॉन में F। इक्वेशन नंबर 3। यानी कि लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है, व्युत्क्रम नहीं कह रहा हूँ, व्युत्क्रम के तुल्य होती है। अर्थात लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की शक्ति उतनी ही अधिक होगी, फोकस दूरी जितनी कम होगी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो आपने जो परिभाषाएं देखी थी इनमें अपन आगे और बढ़ते हैं। आपने क्या देखा कि लेंस की शक्ति है क्या, लेंस की शक्ति के लिए अपने फॉर्मूला देख लिया, फिर आपने लास्ट में ये लिख लिया कि H इजिकल टू 1 मीटर हो तो P इजिकल टू 1 अपॉन में F। यहाँ से लेंस की शक्ति की परिभाषा क्या बन जाती है, देखो लेंस की मुख्य अक्ष से इकाई दूरी पर,
लेंस की मुख्य अक्ष से इकाई दूरी पर, ये जो दूरी है वो 1 मीटर हो, इकाई दूरी पर अगर अपन देखें तो लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के किसके इक्वल हो रही है, व्युत्क्रम के तुल्य हो रही है। यानी कि इकाई दूरी होने पर लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो इसको लिखते हैं तो आपके पास क्या निष्कर्ष आया वो देखें। अतः लेंस की शक्ति फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। अतः लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। फिर देखें, लेंस की शक्ति का मात्रक प्रति मीटर, या इसे डायोप्टर भी कह देते हैं, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। अब इसको फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे वो भी जान लें। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो, अगर फोकस दूरी मीटर में दी गई हो तो लेंस की शक्ति P इजिकल टू होगा 1/f डायोप्टर। और यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर दी गई हो तब देखिएगा, यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला बनेगा P इजिकल टू 100/f डायोप्टर। यहाँ कैपिटल D डायोप्टर का साइन है, तो P इजिकल टू 100/f डायोप्टर। ये इस तरह से फॉर्मूला आ गया। फिर देखिए, अगर दो प्रकार के अपने पास लेंस हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। यानी कि उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होगी तो अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होगी। ये भी नोट कर लेते हैं। चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, वे अवतल लेंस की फोकस दूरी चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, वे अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसलिए इनके लिए लेंस की शक्ति भी क्रमशः धनात्मक व
ऋणात्मक होगी। ये अपन ने जानकारी ले ली है लेंस की शक्ति की। अपन ने क्या क्या जाना कि लेंस की शक्ति है क्या, कि लेंस प्रकाश किरणों को किस सामर्थ्य से उसको मोड़ रही है, वही लेंस की शक्ति थी, जो कि विचलन कोण की स्पर्शजा के रूप में परिभाषित की गई थी। P = 10 डेल आया था, फिर इसकी वैल्यू h/f आई थी। फिर मैंने कहा था अगर इकाई दूरी है यानी h का मान 1 है तो P = 1/f आया था, और सिद्ध हुआ था कि लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वही लेंस की शक्ति है, यानी लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की शक्ति का मात्रक अपन ने देखा डायोप्टर होता है। फिर यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में दी गई हो तो P = 1/f फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और डायोप्टर के रूप में शक्ति को लेने के लिए ये 1/f आएगा। और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P = 100/100/f डायोप्टर होगा, यानी कि अगर सेंटीमीटर में दी गई हो तो P के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिर आपने लिख लिया था उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक व अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इनके लिए लेंस की शक्ति भी क्रमशः धनात्मक व ऋणात्मक होगी। ये अपन ने लेंस की शक्ति के बारे में जान लिया था। अब अपन इसमें लेंसों का संयोजन जानेंगे और उसके पश्चात फिर अपन आंकिक प्रश्नों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आप इसे इतना इसको देखें।